नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं और आज का पार्ट होगा सेकंड लास्ट पार्ट। कोशिश किया था मैंने कि इसको लास्ट कर पाऊँ, लेकिन नहीं हुआ मुझसे। अभी थोड़ा और बाकी है, अच्छे से कंप्लीट करना चाहती थी दोनों एफएफ को, इसलिए कल होंगे दोनों एफएफ, कल ही एंड होंगे, कल आएगा सबका लास्ट पार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान जा चुका था लानजान और शिजुई को छोड़कर। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और इन 1 महीने में बहुत कुछ हुआ था। शिजुई को भी पता चला कि उसके डैड यहाँ से जा चुके हैं उन्हें छोड़कर। अब ना उसके डैड हमेशा की तरह सुबह उसे देखने आते हैं और ना ही वो अब स्कूल के बाद आते हैं। सब कुछ बदल गया है। शिजुई अब स्कूल से 2 बजे ही घर आ जाया करता है। वो अब वुशियान के साथ जो वक्त गुजारा करता था 1 घंटे का, वो अब उसके 1 घंटे में स्कूल में नहीं रुकता है। लानजान जब भी शिजुई को लेने आता था स्कूल, वो हमेशा शिजुई का उतरा हुआ फेस देखता था। शिजुई की हंसी जैसे गायब सी हो गई थी। वो लंच भी पूरा नहीं करता, आधा लंच बचाकर घर ले आता। वुशियान के चले जाने से वो शांत होता जा रहा है। हंसता नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। लानवांगजी से किसी चीज़ की जिद नहीं करता। लानजान को नहीं पता था कि वुशियान का उसके बेटे के पास ना होना उसके बेटे को इस तरह मायूस और शांत कर देगा। लानवांगजी शिजुई को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उतना ही परेशान वो वुशियान को लेकर है। आज भी वो अपने कैबिन में अपने सर को डेस्क पर रखे आंखें बंद कर बैठा था। शाओ शिनचैन उसके कैबिन में आता है। वो लानवांगजी को इस हालत में देखता है। वो कहता है, लानवांगजी। लानजान अपनी आंखों को खोलता है और सीधा होकर बैठ जाता है। शाओ शिनचैन कहता है, तुम अपने आप को इतना स्ट्रेस दोगे तो बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाओगे? तुम्हें शिजुई के बारे में भी सोचना है। लानजान कहता है, क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। हर जगह पता करने की कोशिश की वेइंग के बारे में, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं पता चला। डॉक्टर वैन भी नहीं जानते वेइंग कहाँ है। उसकी पुरानी वर्कशॉप के आसपास के लोग भी नहीं जानते कि वेइंग कहाँ है। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि वेइंग है कहाँ से। वो तो कुछ वक्त पहले ही वहाँ शिफ्ट हुआ था। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। कहाँ से ढूंढूं उसे मैं? और शिजुई, उसकी बहुत ही चिंता हो रही है मुझे। मेरा बेटा अब पहले जैसे हंसता नहीं है, मुझसे कुछ कहता भी नहीं। कैसे ठीक करूं सब कुछ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह कहते हुए लानवांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शाओ शिनचैन उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम शिजुई को लेकर घर चले जाओ और रेस्ट करो। लानवांगजी नोट करता है और चेयर से उठ जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है तो वो शिजुई के स्कूल से फ़ोन था। शाओ शिनचैन कहता है, कौन है फ़ोन पर? लानवांगजी कहता है, शिजुई को स्कूल से फ़ोन है। लानवांगजी जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। दूसरी तरफ से शिजुई की टीचर हड़बड़ी में कहती है, मिस्टर लान, क्या आप हॉस्पिटल में ही हैं? लानजान टीचर की डरी आवाज़ को सुनकर उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल अपने बेटे शिजुई का आता है। वो कहता है, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन क्या बात है? शिजुई, वो ठीक है ना? वो टीचर कहती है, मिस्टर लान, अभी स्कूल में एक कपल आए हुए थे जो शिजुई से मिलना चाहते थे। हम शिजुई को उनके पास लाए। वो लोग शिजुई से बात ही कर रहे थे, तभी उतने में ही शिजुई उस लेडी की गोद में ही बेहोश हो गया। वो कपल आपके ही हॉस्पिटल आ रहे हैं शिजुई को लेकर। आप शिजुई को देख लीजिएगा। लानवांगजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसका बेटा बेहोश हो गया स्कूल में। लानवांगजी के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। वैसे ही शिजुई कुछ दिनों से चुपचाप रह रहा है। उसे क्या हुआ होगा? शाओ शिनचैन लानवांगजी के फेस पर
इन हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन को देखता है तो वो अपने आप को लानवांग जी से सवाल करने से नहीं रोक पाता। वो कहता है, लानवांग जी क्या हुआ है सिसोई को, वो ठीक है ना? लानसन कहता है, सिसोई वो बेहोश हो गया है स्कूल में। शाओ शिनचैन कहता है, क्या? लेकिन कैसे? लानसन अब कोई जवाब नहीं देता और तेजी से सीधे कैबिन के डोर की ओर जाने लगता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कैबिन का डोर खुल जाता है और सामने वांग खुआंग खड़ा हुआ था। वो कहता है, डॉक्टर लान, सिसोई, कोई लेडी अपनी गोद में सिसोई को हॉस्पिटल लेके आई है। वो कह रही है कि सिसोई स्कूल में बेहोश हो गया। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं, जल्दी चलिए। लानवांग जी जल्दी से सिसोई के पास जाने लगता है। शाओ शिनचैन भी उसके पीछे जाता है। हॉस्पिटल के एक रूम में सिसोई बेड पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद हैं और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। और उसी रूम में 3 लोग और मौजूद हैं, एक अल्फ़ा, एक ओमेगा और एक बच्ची जो छोटी है, लगभग 2.5 या 3 साल की ही होगी वो बच्ची। वो दोनों अल्फ़ा ओमेगा चिंता की नज़रों से सिसोई को देख रहे हैं। तभी उस रूम का डोर खुलता है। सभी की नज़र उस डोर पर जाती है जहाँ पर लानवांग जी खड़ा हुआ था। वो जैसे ही सिसोई को बेड पर लेटा देखता है, वो जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, सिसोई। लेकिन अचानक ही उसके शब्द उसके मुंह पर ही रह जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होता है कि सिसोई आग की तरह तप रहा है। उसे फीवर है, बहुत ही ज़्यादा। वो कहता है, बेबी आंखें खोलो, देखो मम्मा यहाँ हैं। क्या हुआ है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो ना बेटा। शाओ शिनचैन कहता है, डॉक्टर क्या हुआ है बच्चे को? वो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर लान, बेबी को बहुत तेज फीवर है और शायद उसी वजह से वो बेहोश हो गया। उसे अभी होश आ जाएगा, मैंने इंजेक्शन दिया है। लानसान अपने बेटे को देख रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है और वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। उसका बेटा आज हॉस्पिटल तक पहुंच गया। लानवांग जी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। शाओ शिनचैन कहता है, वांग जी संभालो खुद को, स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो सिसोई को कैसे समझाओगे? उसे अभी होश आ जाएगा, टेंशन मत लो। लानवांग जी सिसोई के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, मेरा बेटा, सब मेरी वजह से हो रहा है, उसकी ये हालत भी मेरी वजह से है। और वो दोनों शख्स जो ऑलरेडी इस कमरे में हैं, पर लानवांग जी की नज़र उन पर अभी तक नहीं पड़ी है। वो दोनों लानवांग जी को ही देख रहे हैं। वो ओमेगा लड़की अल्फ़ा को देखती है, एक क्वेश्चनिंग लुक से। वो अल्फ़ा बस नोट कर देता है। उस अल्फ़ा की गोद में वही प्यारी बच्ची है, वो बस इधर उधर देख रही है। अभी वो दोनों ऐसे ही खड़े हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। थोड़ी देर में ही सिसोई को होश आ जाता है। लानसान उसके हाथ को पकड़े हुए वहीं पर बैठा हुआ था। सिसोई धीरे से कहता है, मम्मा। लानवांग जी कहता है, बेबी तुम उठ गए? मम्मा यही है, देखो। सिसोई के पास। सिसोई लानवांग जी को देखता है और अचानक ही रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मम्मा डैड कहाँ है? मुझे डैड के पास जाना है। लानसान सिसोई को गोद में ले लेता है और उसकी बैग को रब करते हुए कहता है, बेबी हम जल्दी डैड के पास जाएंगे। पहले रोना बंद करो, तुम अपनी तबीयत और ख़राब कर लोगे। तुम्हें फीवर है बेटा, हम जल्दी ही डैड के पास जाएंगे। लानवांग जी खुद जो रो रहा है, वो कैसे अपने रोते हुए बेबी को शांत कराए। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है, सिसोई रोते नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले जाऊंगी। लानवांग जी और शाओ शिनचैन अब जाकर पलटकर पीछे देखते हैं, जहाँ वही अल्फ़ा ओमेगा खड़े हुए हैं, जिनके पास उनकी बच्ची है। लानवांग जी और शाओ शिनचैन इन्हें नहीं जानते, लेकिन लानवांग जी को ऐसा लग रहा था कि इस अल्फ़ा को उसने कहीं तो देखा है। सिसोई कहता है, आंटी आप तो स्कूल में थे, आप मुझसे डैड के बारे में कह रहे थे।
आंटी, क्या आप जानते हैं सिजुई के डैड कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। मुझे डैड के पास जाना है। वो ओमेगा कहती है, बेबी रोते नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम यूं ही रोते रहे तो अपनी तबीयत और भी ख़राब कर लोगे। फिर तुम अपने डैड से मिलने कैसे जा पाओगे? इसलिए पहले रोना बंद करो, फिर आंटी तुम्हें डैड के पास ले जाएगी। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है, काका आप अब क्यों रो रहे हैं? सभी उस बच्ची को देखते हैं जो बहुत ही क्यूट है। वो बच्ची अपने फादर को देखती है और कहती है, डैडी मुझे काका के पास ले जाओ। वो अल्फ़ा उस बच्ची को सिजुई के पास ले आता है। वो बच्ची सिजुई के आंसुओं को पोंछती है और कहती है, काका अब रो मत, हम जल्दी अंकल के पास जाएंगे, है ना डैडी? वो अल्फ़ा कहता है, हाँ हम जल्दी ही सिजुई के डैड और हुआ के अंकल के पास जाएंगे। शाओशिनचन कहता है, आप लोग कौन हैं और आप सिजुई को कैसे जानते हैं? क्या आप ही लोग सिजुई के स्कूल गए थे आज? वो ओमेगा कहती है, हाँ हम ही सिजुई के स्कूल गए थे। इस बात को जानने की ओशियनगा कहाँ है? उस ओमेगा के मुँह से ओशियनगा सुनकर लानवांगजी और शाओशिनचन दोनों ही हैरान होते हैं। शाओशिनचन कहता है, क्या आप मिस्टर वे को जानते हैं? वो कहते हैं, हाँ हम उन्हें जानते हैं। शाओशिनचन कहता है, लेकिन कैसे? वो ओमेगा सामने आती है और कहती है, मेरा नाम विशिया है और ये मेरे हस्बैंड है। मैं विवुशियन की छोटी बहन हूँ, विशिया, और वो मेरे काका हैं। हम 1 महीने से वुशियानगा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर हम यहाँ चाइना के लिए निकल गए। हम अब्रॉड में रहा करते हैं और यहाँ आकर घर पहुँचे तो घर बंद था। आपके घर गए तो आपका घर भी बंद था। हमें सिजुई के स्कूल का पता था। वुशियानगा ने कई बार हमसे जिक्र किया था, तो हम सिजुई के स्कूल पहुँच गए, ये जानने की क्या वो जानता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं। लेकिन उसके पहले ही उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर हम उसे यहाँ ले आए। लानवांगजी को इस बात को जानकर बहुत ही बड़ा शौक लगता है। विंग की बहन, उसे ये कभी पता क्यों नहीं चला? लानवांगजी कहता है, विंग की बहन। शिया लानवांगजी को देखती है और कहती है, जी मैं वुशियानगा की बहन हूँ। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि उन्होंने आपको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। उसका कारण है कि आपने कभी उनकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, तो वो आपको कैसे बताते? आप उन्हें अपने पास भी नहीं आने देते हैं, और जिस टाइम वो आपके साथ थे, आपसे ये बात कह सकते थे, उस वक्त उन्होंने आपकी हालत को देखकर आपको कोई भी बात नहीं बताया। जब आप सिजुई को इस दुनिया में लाने वाले थे, उस वक्त डॉक्टर ने साफ कहा था कि आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो। इसीलिए उन्होंने पुरानी बातें आपसे नहीं कही, क्योंकि अगर वो मेरे बारे में आपको बताते तो वो घटना का जिक्र भी आपके सामने आता जिसे आप भूलना चाहते थे, जिसकी वजह से आप मेरे काका को कभी माफ़ नहीं कर पाए। लानवांगजी इस पर कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि ये बात सच है कि सिजुई के बर्थ के बाद वुशियान ने कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन लानसार ने कभी उसे अपने पास नहीं आने दिया। शाओशिनचन कहता है, क्या आप जानती हैं मिस्टर वे ने वांगजी के साथ वो सब क्यों किया? उसे धोखा क्यों दिया? क्योंकि जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती, दोनों के बीच इसी तरह गलतफहमी बनी रहेगी। लेकिन अब बहुत हो गया, कब तक ये सब चलता रहेगा? उन दोनों के बीच सिजुई पिस रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे किस बात की सज़ा मिल रही है? अब इन सबको ख़त्म करो। शिया कहती है, वुशियानगा ने जो किया वो एक मजबूरी के चलते किया, मेरे लिए किया, मेरी जान बचाने के लिए। मैं और वुशियानगा बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उस वक्त मैं सिर्फ 4 साल की थी और वुशियानगा 10 साल के, जब हमें माफिया फुरशाओ मिला।
मैं और मेरे भाई हमारे पुराने घर को जा रहे थे। वुशेनगा मुझे स्कूल से घर ले जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो एक कार के सामने आने वाली थी। लेकिन वुशेनगा ने उस लड़की को गाड़ी के सामने से अपनी तरफ खींच लिया और वो बच्ची की जान बच गई। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो मदद हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए खतरा बनेगी, क्योंकि वो बच्ची उसी माफिया की बेटी थी और उस माफिया ने वुशेनगा को देख लिया था उनकी बेटी को शेव करते हुए, और वो वुशेनगा की बहादुरी से अमेज़्ड हो गया था। उसे ऐसे ही एक इंसान की ज़रूरत थी अपने कामों के लिए। मेरे काका बस छोटा मोटा काम किया करते थे। मेरे बाबा ने वुशेनगा को जो काम सिखाया था मेटल का, वही, और काका उसी काम को करके मेरे स्कूल की फ़ीस और घर का खर्चा चलाया करते थे। एक दिन वो माफिया हमारे पास आया और वुशेनगा को उनकी बेटी को शेव करने के लिए थैंक्स कहा, और उसने कहा कि वो मुझे और मेरे काका को अपने बच्चों की तरह अपनाना चाहता है। उसने मेरे काका को मेरे फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, इस तरह की बातें उनके दिमाग में डाली और मेरे काका मान गए। हम लोग फिर उनके साथ रहने लगे। वो हमें अपने बच्चों की तरह रखते और हम उन्हें फादर कहते। वुशेनगा को उन्होंने अपना सारा काम सिखा दिया था, बिजनेस को लेके हो या माफियाज के काम को लेके, और वुशेनगा उनकी हर उम्मीदों पर खरे उतरे और इससे इस माफिया को बहुत सक्सेस मिली। लेकिन मेरे काका ने इसके साथ कभी भी अपने बाबा के सिखाए काम को नहीं छोड़ा। उनका एम था कि वो एक मेटल वर्कशॉप ओपन करें, और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उसके बीच बहुत कुछ बदल चुका था। हमारी आंखें खुल चुकी थी। एक दिन सभी को पता चला कि माफिया की बेटी को डेडली हार्ट डिसीज़ है और उसे सिर्फ बस एक ही डॉक्टर कर सकता है, और वो आप थे। उस माफिया ने आपको उनके पास लाने के लिए मेरे काका को आपके साथ प्यार का नाटक करने को कहा, और मेरे काका इसके लिए किसी भी हालत में राज़ी नहीं हुए। लेकिन जब तक मेरे काका को इस बात की खबर नहीं मिली कि उनकी बहन, मतलब मेरी जान खतरे में है, उन लोगों ने मुझे यहाँ से कहीं दूर एक आइलैंड ले गए, मेरे काका से दूर। मैं वहाँ कई खतरनाक अल्फाज के बीच घिरी हुई थी। मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। मेरे काका के 1000 बार पूछने पर भी उस माफिया ने मेरा पता नहीं बताया। उन्होंने मेरे काका को मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाएगा अगर उसने उस काम को नहीं किया, इस तरह की धमकी दी, और मेरे साथ कुछ ना हो, यही सोचकर मेरे काका इस काम के लिए राज़ी हो गए। उन्हें आपके साथ प्यार का नाटक करना पड़ा, लेकिन आप नहीं जानते कि उन्हें भी इस बात की खबर नहीं थी कि उनका आपसे प्यार का नाटक उनके दिल में आपके लिए असली प्यार को जगा देगा। वो आपसे बेहद प्यार करने लगे। हर वक्त उन्हें बस इस बात का डर सताता रहता कि अगर आपको सच पता चला तो आप उन्हें छोड़ ना दें। लेकिन उनका डर सच होता है। आपको उस घर में लाने के बाद जब आपका काम हो गया था, तब वुशेनगा आपको घर छोड़कर हमारे साथ चाइना से बाहर हमेशा के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो आपको छोड़कर नहीं जा पाए। उन्होंने शौंग के साथ मुझे बाहर भेज दिया। वहाँ पर वुशेनगा ने मुझे शौंग से शादी करने को कहा और कहा कि मैं कभी चाइना वापस ना आऊँ। लेकिन 3 साल बाद मैं यहाँ आई, क्योंकि मैं अपने काका के बगैर नहीं रह सकती थी। मैं उन्हें देखना चाहती थी। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई थी, और हम अब जाकर वापस आ रहे हैं चाइना, जब हमें वुशेनगा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। लालवांगजी के हाथ पैर शून्य पड़ चुके थे इन सब बातों को जानकर, जिससे वो आज तक अनजान था। वुशेनगा इन सब में इन्वॉल्वमेंट बस एक मजबूरी के तहत था, अपनी बहन को बचाने के लिए। वुशेन की जगह वो होता तो वो क्या करता? शॉ शिनचैन लालवांगजी को देख रहा है।
उसे मिस्टर वे को देखकर लगता था कि कोई बात तो है, वरना मिस्टर वे लालवांगजी से इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी वो लालवांगजी के साथ ऐसा क्यों करेंगे। तो अब जाकर वजह सामने आई है कि मिस्टर वे की क्या मजबूरी थी लालवांगजी के साथ ऐसा करने की। काश ये बात लालवांगजी पहले जान लेता तो शायद इतनी ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती। शिया कहती है, बस यही वजह थी मेरे काका के वो सब करने की। मेरा यकीन कीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा। उनका प्यार झूठा नहीं है, ट्रस्ट मी। अब सीन शिफ्ट होता है। रात का 8 बज रहा है। एक कार के अंदर देखते हैं शॉन्ग, जो शिया का हस्बैंड है, वो कार ड्राइव कर रहा है। उसके साइड में ही शिया है, अपनी बेटी हुआ को गोद में लेके बैठे हुए, और बैक सीट में लांजान बैठा हुआ है। उसकी गोद में सिजोई है। सिजोई का फेस लांजान के चेस्ट में रखा हुआ है। वो लांजान की गोद में शांति से लेटा हुआ है और उसकी आंखें खुली हैं। लालवांगजी ने उसे जैकेट से पूरी तरह कवर किया हुआ है क्योंकि उसका फीवर अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। लांजान सिजोई को देखता है। वो कहता है, बेबी अभी थोड़ा वक्त है, तुम सो जाओ। जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। सिजोई कहता है, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। लालवांगजी बस उसे ही देखता रहता है। आंखें भारी हो रही है उसकी, फिर भी कह रहा है कि नींद नहीं आ रही। शिया कहती है, सिजोई मामा सही कह रही है, अभी तुम्हारा फीवर कम नहीं हुआ है, सो जाओ बेटा। सिजोई ना में अपना सर शेक कर देता है। शिया अब उसे कुछ नहीं कह पाती। वो भी सिद्धि है उशनगा की तरह, पर ये बेबी है बहुत ही सुंदर। शिया उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल करती है। तभी उसकी नज़र लालवांगजी पर जाती है, जो उसे देख रहा था। लालवांगजी कहता है, क्या हुआ? शिया कहती है, नहीं कुछ नहीं, वो मैं देख रही थी कि सिजोई आपके जैसा दिखता है। लालवांगजी सिजोई को देखता है। हाँ, ये तो वो बहुत पहले से जानता है कि सिजोई उसके जैसा दिखता है, लेकिन उसकी सारी हरकतें वेंग जैसी है। वो अपना सर शेक करता है। हॉस्पिटल में शिया को पता चला कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ऊशान और लालवांगजी के बीच, जिसकी वजह से ऊशान का एक्सीडेंट भी हुआ और लांजान ने उसका इन दिनों ध्यान रखा। और जब ऊशान से लांजान और सिजोई बात करने पहुंचे तो ऊशान जा चुका था घर छोड़कर। लालवांगजी ने जब शिया से पूछा कि क्या वो जानती है कि वेंग कहाँ है, तो शिया ने कहा, हाँ, शायद वो बता सकती है कि ऊशानगा कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर स्थित छोटा सा गांव हिलिंग, जो कि ऊशान और शिया का होम टाउन है, जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वो वहीं जा सकते हैं। और सिजोई को जैसे ही उसके डैड का पता चला कि वो कहाँ है, तो सिजोई ने लांजान से जिद पकड़ ली कि वो अभी जाना चाहता है डैड के पास। चाहता तो ऐसा लांजान भी है, लेकिन सिजोई को इस हालत में सफ़र पर ले जाना सही नहीं। लेकिन सिजोई ने किसी की भी बात नहीं सुनी। शाम 5 बजे वो लोग गुशु से हिलिंग के लिए निकल चुके थे। हिलिंग का रास्ता 3-4 घंटे का है। वो लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं अभी। इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ और कल का पार्ट जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा। ओके, उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म। चलो तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।